Honorable Minister. The others they can raise at the time after the minister's reply time. If there is a time, I will allow to put some kind of clarification. At the time, you can people raise. सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में 5 दिनों से चर्चा हो रही है। खुशी इस बात की है कि लगभग 33 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग ली है और 41 सदस्यों ने अपनी राय लिखकर दी है। लेकिन दुख इस बात का जरूर है कि जिन लोगों ने चर्चा शुरू की वो यहाँ उपस्थित नहीं है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो जहाँ भी हों हमारी संदेश जाए। इसलिए सबसे पहले जो आज जो स्थिति है वो मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा सदन के सामने कि कृषि विभाग सूखा, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण और पाला के लिए जो राहत के उपाय हैं उसका हम गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करते हैं। राहत 2 तरीके से दी जाती है। मैं इसको थोड़ा विस्तार में इसलिए बताऊंगा कि कई माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी उससे मुझे लगा कि कृषि की बात, हम सब अधिकतर किसान परिवार से ही हैं, लेकिन कृषि से नाता वर्षों पहले छूट गया और इसलिए जो आज व्यवस्था है उसका पूरा चित्र हमारे ध्यान में नहीं है। इसलिए थोड़ी सी विस्तार से मैं इसको बताऊंगा कि राहत 2 तरीके से दी जाती है। राज्य आपदा अनुसरण कोष, जिसको SDRF कहते हैं, पहले से राज्यों को पैसा उपलब्ध रहता है, जिसमें 75% भारत सरकार की राशि होती है और 25% राज्य सरकार की राशि होती है और ये 2 किस्तों में जाता है। और दूसरा, NDRF से पैसा मुहैया कराया जाता है। जब कहीं आपदा आती है तो राज्य सरकार के पास जो SDRF का पैसा होता है उसको खर्चा करते हैं। नई सरकार ने एक व्यवस्था और की कि जो देश के अंदर 12 राष्ट्रीय आपदाएं हैं, इसके अलावे भी और आपदाएं जो आती है, जैसे बिजली गिरने से कोई मर गया, कटाव हुआ इससे मर गए, या नुकसान हुआ किसान का, तो जो स्थानीय आपदा है उन आपदाओं के लिए भी इस राशि में से 10% आप खर्चा कर सकते हैं। पहले व्यवस्था नहीं थी। अब इसके अतिरिक्त जो सहायता हेतु मद और मानदंडों को दृष्टिगत और एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गंभीर किस्म की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसके लिए सहायता NDRF से दिया जाता है, राष्ट्रीय आपदा कोष से। SDRF ने पैसा कम पड़ने पर राज्य केंद्र सरकार से NDRF से पैसा मांगती है और इसके लिए वे ज्ञापन सौंपती है। एक सेंट्रल टीम राज्यों का दौरा करती है और जिसके पश्चात पैसा राज्यों के लिए तय होता है। महोदय, हम में से बहुत लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि NDRF की टीम जाएगी, वहाँ से यहाँ से एक टीम जाएगी भारत सरकार का, वो आकलन करके आएगी और तब जब पैसा जाएगा तब राहत दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि राज्यों के पास पैसा है और उदाहरण के आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी बैठक करके, कई राज्य सरकारों ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर राशि तय करके राहत का काम शुरू किया है। मैं झारखंड गया था, वहाँ की राज्य सरकार ने 1300 करोड़ रुपये की राशि कैबिनेट से मंजूरी देकर राज्यों को सहायता देना शुरू किया है। अब जो हमारे पास ज्ञापन आता है, टीम जाती है, फिर अगर 1300 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया है तो NDRF के जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत कितनी राशि देना है, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में वित्त मंत्री जी सदस्य हैं, मैं सदस्य हूँ, वहाँ से तय होता है और फिर उतना पैसा उनके राज्य के खजाने में जाता है। इसलिए ये जो समझदारी है कि बिना टीम के गए आए, पैसा जाने के बाद ही वहाँ रिलीफ का काम शुरू होगा, इसको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। अभी जो खरीफ के सीजन में कम वर्षा हुई और उसके कारण कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य सूखा से प्रभावित हुए हैं। इसमें 9 राज्य जिनके नाम हमने लिए हैं,
यहाँ से ज्ञापन आया है और जो ज्ञापन आया है उसके मुताबिक 9 राज्यों में 207 जिले को घोषित उन्होंने किया है। अब जो हमारा टीम गया है, लगभग अधिकतर राज्यों से टीम चला आया है और अपनी बैठक करके कुछ राज्यों का कितना डिमांड होता है ये उच्च स्तरीय कमेटी को भेज दी गई है। सिर्फ आंध्र की टीम कल लौटेगी और झारखंड का जो कि विलंब से आया है टीम गठित हो रहा है, 1-2 दिन में वहाँ भी टीम जाएगी। लेकिन 207 जिलों से ज्ञापन जो प्राप्त हुए हैं और बराबर 302 जिलों की चर्चा हो रही है। मौसम विज्ञान ने बताया कि -20 वर्षा 302 जिलों में हुई। इसका मतलब ये नहीं कि 302 जिलों में अकाल पड़ गया। अब हम तराई में रहते हैं, नेपाल की तराई में, वहाँ यदि -25 भी वर्षा होती है तो सूखा का संकट नहीं होगा, लेकिन विदर्भ में यदि -15 वर्षा हो जाए तो सूखा का संकट होता है। तो एक मौसम विज्ञान ने विभाग ने जो जानकारी दी कि -20 वर्षा कहाँ कहाँ हुई, ऐसे 302 जिले हैं। लेकिन अभी तक राज्यों से जो मेमोरेंडम आया है उसके मुताबिक 207 जिले प्रभावित है 9 राज्यों के। महोदय, अब एक दूसरा विषय है कि पूरे देश में और खास करके कुछ टेलीविज़न पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे बुआई की हालत बहुत ख़राब हो गई, टेलीविज़न पर देख रहा हूँ। और कुछ टेलीविज़न पर तो ऐसा लगा, 15 दिन पहले जब मैं देख रहा था, 15 दिन पहले जैसे गेहूं की बुआई का समय समाप्त हो गया और आधा उत्पादन इस बार नहीं होगा, देश में भारी अकाल पड़ेगा। अरे कागज में भले ये है कि 30 नवंबर तक बुआई होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग यहाँ बहुत हैं जहाँ धान की कटनी तो अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है। गेहूं की बुआई हरियाणा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो जब गन्ने का कटाई बहुत खेत में होता है तब गेहूं की बुआई होती है, कहीं आलू खरने के बाद उसमें बुआई होती है। संकट जरूर है, किसान संकट में, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति को काफ़ी गंभीर बना दिया जा रहा है, हम उनको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि 1965 में लगातार 2 बार सूखा पड़ा था, 2 फसलों पर सूखा पड़ा था और उस समय जो देश में हाहाकार मचा था, जो महंगाई चरम पर था। इस बार मोदी सरकार आने के बाद पहला सूखा खरीफ पर पड़ा है, -12 वर्षा कम थे, फिर रबी में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, फिर जो खरीफ 15 आया उसमें सूखा। अब ये जो प्रकृति है इसकी आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे जो उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं उसको हम कितना कम कर सकते हैं, सरकार की प्रारंभिक जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि 1965 के बाद उस समय 2 फसल सूखा से प्रभावित था, तो इस बार 3 फसल सूखा और ओलावृष्टि से प्रभावित होने के बावजूद जो आज स्थिति है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि रबी मौसम में कुल बुआई का रकबा 11 दिसंबर 15, मैंने 9 तारीख को सभी राज्य के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की कि कहाँ क्या स्थिति है, और फिर कल ईमेल से हमने सब जगह से उसको मंगाया है। तो उसके आधार पर 11 दिसंबर 2015 तक 442 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 486 लाख हेक्टेयर दर्ज था, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 9% कम है। सूखा का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ने दिया है हमने, क्योंकि कंटीजेंसी प्लान बनाकर हमने राज्यों को दिया है और इसका परिणाम है। और अभी 15 दिन और बुआई होने वाली है। इसी तरह से पूरे रबी का ये आंकड़ा है 9% की कमी। लेकिन जब गेहूं की बात करते हैं तो इस वर्ष 202 लाख हेक्टेयर में बुआई 11 दिसंबर 15 तक हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 241 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई थी, जिससे 16% कम है। लेकिन अभी 15 दिन गेहूं की बुआई और होनी है। और मैंने पहले भी बताया कि आलू और गन्ना के बाद भी ये बुआई
शुरू हो गई। हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई अधिकारियों से बात हुई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी अभी बात हुई है। दलहन की बुआई का क्षेत्र इस वर्ष 114 लाख हेक्टेयर है 11 तक, जो पिछले वर्ष 115 लाख हेक्टेयर था, मात्र 0.7%, यानी बराबर है गत वर्ष की तुलना में। इस वर्ष सूखा ज़्यादा है, फिर भी दलहन की बुआई लगभग बराबर है। और ये बराबर ऐसे ही नहीं आया है, इसके लिए जो ही सरकार आई है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो राशि हम राज्यों को देते थे, उसमें आधी राशि हमने निर्देशित किया कि सिर्फ दलहन की बुआई, जो दलहन की खेती करते हैं किसान, उनको सहायता देना है। महोदय, कृषि का माध्यम राज्य है और राज्यों के माध्यम से हमने ये काम किया है और कई राज्य सरकारों ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है। तो देश के किसान राज्य सरकारों की सहायता और कृषि विज्ञान केंद्र को पहली बार, कुछ लोग सामने रहते तो मैं सवाल पूछता कि पहली बार भारत की सरकार ने देश के 300 कृषि विज्ञान केंद्रों को पैसा दिया है फ्रंट लाइन एक्सटेंशन के लिए, कि उच्च पैदावार के बीच किसानों की फील्ड एक्सटेंशन में जा सके। अब ये ठीक है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम आज दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बार बार अपने भाषणों में कहता हूँ कि हमारे पुरखे मानते थे कि सतयुग और द्वापर का जो युग होता था तो जो पाप करता था उसी को प्रायश्चित करना पड़ता था। ये कलयुग है, इसमें पाप कोई करता है और प्रायश्चित किसी दूसरे को करना है। अब तिलहन, अब दलहन के विषय में भी कई सवाल खड़े किए गए। अब क्या आज तक सरकार को ये चिंता नहीं करनी चाहिए थी? दलहन और तिलहन के मामले में आज नहीं, वर्षों से हमारे यहाँ उत्पादन कम है, तो पहले चिंता नहीं करनी चाहिए था बफर स्टॉक बनाने का? हम अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे कि जिन्होंने पहली बार इसके बफर स्टॉक बनाने की घोषणा की। हमने बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए राज्यों को पत्र लिखा। मूल्य स्थिरीकरण फंड पहली बार किसी देश, इस देश में प्रधानमंत्री जी ने नई व्यवस्था की मूल्य स्थिरीकरण फंड का, कि जिस राज्य सरकार को यदि लगता है कि प्याज, दाल और आलू अधिक कीमत बढ़ने वाला है तो एक प्रस्ताव दे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं और उसको खरीद कर स्टॉक करें। भारत सरकार के कर्मचारी सब ब्लॉक में, सब जिला में और राज्यों में नहीं है। और मुझे खुशी है कि आंध्र, तेलंगाना जैसे 2-3 राज्यों ने प्रस्ताव दिया, उनको हमने पैसा दिया। लेकिन कई राज्य सरकारों ने 4-4 बार पत्र देने के बाद भी, जो संसद के हमारे सभी माननीय सदस्य हैं, हम किसान के यदि चिंता है, उपभोक्ता के यदि चिंता है, तो निश्चित रूप से जमीन पर भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में जो सरकारें हैं, हम सभी सदस्यों को हम मुहैया कराने वाले हैं कि किस राज्य सरकार को हम कितना पैसा देते हैं और कितना वो खर्च कर पाता है, कितनी योजनाओं का हम सुझाव देते हैं और कितना उत्पादन कर पाते हैं। मूल्य स्थिरीकरण फंड का 4 राज्यों ने उपयोग किया और बाकी राज्यों को 4-4 बार पत्र देने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया। महोदय, इसी प्रकार से तिलहन में 7% की कमी जरूर आई है, लेकिन दलहन की बुआई में कमी नहीं आई है। इसी तरह से महोदय, उत्पादन का जहां तक सवाल है, वर्षा की दृष्टि से 13-14 बहुत अच्छा साल था। उस साल खरीफ चावल का उत्पादन 91 मिलियन टन था। रबी के 15 मिलियन टन के उत्पादन को मिलाकर 13-14 में चावल का कुल उत्पादन 106 मिलियन टन था, जबकि वो वर्ष बहुत अनुकूल था। लेकिन 14-15 के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून वर्षा सामान्य से कम रही। पूरे देश में वर्षा में सामान्य से 12% की कमी रही। इसके बावजूद खरीफ चावल का उत्पादन 90 मिलियन टन रहा। रबी का 13 मिलियन टन उत्पादन भी पिछले साल की रबी की तुलना में कम रहा। 12% कम वर्षा के बावजूद 14-15 में चावल का कुल उत्पादन 104 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल के रिकॉर्ड उत्पादन 106 मिलियन टन की तुलना में मात्र 1%, 1.5% कम रहा।
मैंने पूर्व में भी कहा कि प्राकृतिक आपदा को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। 12% कम वर्षा होने के बावजूद भी चावल के उत्पादन में 1.5% की कमी आई थी। 2015-16 में भी वर्षा की स्थिति ठीक नहीं थी तथा देश में सामान्य मानसून वर्षा सामान्य से 14% कम थी। 15-16 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार मानसून वर्षा में 40% की कमी के बावजूद खरीफ चावल का उत्पादन 90 मिलियन टन होने की संभावना है, जो 13-14 के खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में मात्र 1% कम है। 13-14 का अनुकूल अवसर था, लेकिन उसके बाद का सूखा था तो 1% की कमी आई, और इस बार का भी जो अनुमान है हमारा 14% कमी रहा है खरीफ में, तो मात्र 1% की कमी आने वाली है। महोदय, गेहूं का उत्पादन 13-14 वर्षा के दृष्टि से सबको पता है अच्छा था। 14-15 में गेहूं की फसल अच्छी थी, किंतु फरवरी-मार्च 15 में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसल को काफ़ी नुकसान हुआ और पैदावार हुआ लगभग 89 मिलियन टन। फिर भी 14-15 का कुल उत्पादन जो योजना आयोग का अनुमान था 87 मिलियन टन, उससे 1 मिलियन टन ज़्यादा रहा। अतः इस साल देश में गेहूं की आवश्यकता पूरी होने में कोई कठिनाई नहीं है, और ऐसा यदि किसी के द्वारा कहा जा रहा है तो उसका मन का कपोल कल्पना है। महोदय, 15-16 भी वर्षा के दृष्टि से अच्छा नहीं है। देश में सामान्य से 14% कम हुई है। अभी गेहूं की बुआई चल रही है, मैंने पहले उसका आंकड़ा बताया है, लेकिन उत्पादन बुआई का आंकड़ा हमने बताया है, लेकिन 15-16 के दौरान गेहूं के उत्पादन का जो अग्रिम अनुमान हमारा आएगा वो फरवरी-16 में आएगा, तब इसका अंदाज लग सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि गेहूं की बुआई में जो इतनी भारी कमी बताई जा रही है उतनी भारी कमी नहीं रहेगी। महोदय, जो सवाल उठता है कि अब हमारी सरकार क्या कर रही है, या इससे निपटने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई। सूखा पिछले बार भी आई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने उसके पहले ही कुछ सूखा से निपटने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, और इस बार भी हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दी डीजल पर राज्य सहायता, फिर बीज पर राज्य सहायता, चारा के लिए राज्य सहायता, बागवानी में नुकसान होता है तो उसके लिए कुछ लोग भाषण कर रहे थे कि जमीन पर जाना चाहिए। अरे, हमारे केंद्र के सभी कैबिनेट मंत्री जब ओलावृष्टि हुई थी ना, खेत पर खड़े दिखाई दिए थे। हमारे अरुण जेटली जी राजस्थान के खेत पर खड़े थे, तो मैं नासिक के गांव में था। और हम कर्नाटक को बधाई देंगे, वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, कि यदि उस समय 12,000 प्रति हेक्टेयर ये था फलों के लिए, तो 13,000 प्रति हेक्टेयर वहाँ की सरकार ने अपने खजाने से दिया था, और 25-25 हजार लोगों को भुगतान किया गया था। हमारे मित्र नड्डा जी बैठे थे, हम हिमाचल गए थे दोनों, और सिर्फ पहाड़ पर नहीं घूमे थे, गांव में खेत पर भी गए थे हम दोनों। सभी राज्यों में हमारे मंत्री गए थे, और फिर हमने 600 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाकर राज्यों को दिया। हमारे एक मित्र चर्चा कर रहे थे कि कंटीजेंसी प्लान बनना चाहिए। यह दुर्भाग्य है देश का कि हम संसद के सदस्य, और जो काम हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, इस सदन में भी पिछले बार जो चर्चा हुई थी, ये कंटीजेंसी प्लान हमारी सरकार आई थी, सूखा पड़ा था, उस समय हमने दिया था। और फिर इस बार जब सूखा का संकट आया, तो फिर राज्यों से, कृषि विश्वविद्यालयों से, फिर हैदराबाद में हमारी एक संस्था है, उसके साथ बैठकर उसको रिवाइज करके, और पहले ही राज्यों को मुहैया कराया गया कि कितना दिन बारिश में विलंब होता है तो कौन सी फसल लगाना चाहिए, और उसी कंटीजेंसी प्लान का प्रभाव है कि आज उत्पादन पर जितना असर पड़ना चाहिए वो असर पिछले बार भी नहीं पड़ा है और इस बार भी नहीं पड़ेगा। हम राज्य सरकार को बधाई देंगे
हम जिला के अधिकारियों को भी बधाई देंगे कि संकट से उत्पन्न प्रभाव को कम करने में राज्यों ने बड़ी सहायता की है। महोदय, ये जो राज्य सहायता की हमने बात की, इसके अलावे भी हमारी सरकार ने जो ऋण प्रवाह है उसको हमने बढ़ाने का काम किया है। 13-14 में 7 लाख करोड़ था, उसे बढ़ाकर 14-15 में 8 लाख करोड़ हमारी सरकार ने किया था, ऋण प्रवाह को तेज किया था। फिर 15-16 में इस राशि को बढ़ाकर 8 लाख करोड़ कर दिया गया। हम सम्मानीय महताब जी के बात से सहमत हैं कि रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसा परिपत्र जारी किया था जिसके कारण विसंगतियां पैदा ली थी, लेकिन हमने तुरंत पत्र लिखा था और उस पत्र के बाद रिजर्व बैंक ने अप्रैल 15 में जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत जैसा कि आपने जिक्र किया था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि के बीच का अंतर समाप्त कर दिया है। इससे पूर्व प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत 13.5 और अप्रत्यक्ष कृषि के तहत 4.5 की सीमा थी। आरबीआई ने लघु और सीमांत किसानों के लिए एएनबीसी का लक्ष्य चरणबद्ध रूप से मार्च 16 तक 7% और 17 तक 8% प्राप्त करना है। कमजोर वर्गों के लिए एएनबीसी के 10% अथवा तुलना पत्र से इतर एक्सपोजर की सम मूल्य राशि का ऋण, इससे भी जो भी अधिक हो के लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अक्षम व्यक्तियों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। हमारे मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच का अंतर को समाप्त करने के निर्देश को पुनर्विचार करने के लिए लिखा था और उसके पश्चात आरबीआई ने अपने नए दिशा निर्देशों के अनुसार मार्गदर्शिका में परिवर्तन करके बैंकों को पिछले 3 वर्षों में सभी गैर निगमित किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष उधारी का औसत बनाए रखने को कहा है। वित्त वर्ष 15-16 के लिए इस औसत की दर 11.57 निर्धारित की गई है। इस विषय को माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में भी लाया था। हम वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इस विसंगति को दूर कराने का अपने स्वयं रुचि लेकर इस काम को किया था। इसी तरह से महोदय, ये जो नॉर्म्स थे, ये जो राहत के नॉर्म्स थे, जो लोग बहुत लंबा चौड़ा किसानों के लिए, देहात की भाषा कुछ ऐसी है जिसको बोलने पर सुनने में ठीक नहीं लगेगा, लेकिन जो एक प्रकार के किसानों के लिए नौटंकी करते हैं, क्या उन लोगों के ध्यान में नहीं था कि किसान का 50% फसल बर्बाद होगा तभी उसको मिलेगा? क्या 49% वाले को नहीं मिलेगा? 51% वाले को मिलेगा। अब ये तय करने वाली मशीनरी भ्रष्टाचार का एक केंद्र बना हुआ था और मिलता भी नहीं था किसानों को। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें चेंज किया और कहा कि नहीं, 33% तक नुकसान होगा तो उसको मिलेगा। पहले क्या था कि 1 हेक्टेयर तक नुकसान होगा, अगर 2 बार लगातार होता है तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा पर नुकसान नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, 2 हेक्टेयर तक नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, तो ऐतिहासिक निर्णय था कि यदि ओलावृष्टि हुआ और धान का जो फसल है वो तैयार हुआ है लेकिन उसके दाने खराब हो गए, समर्थन मूल्य पर उसको खरीदा नहीं जाता था। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें किसान का कसूर नहीं है, प्राकृतिक आपदा में यदि कोई अनाज खराब होता है तो समर्थन मूल्य उसका भी दिया जाएगा, उसको अलग हम रख रखाव करेंगे, उसका अलग हम उपयोग करेंगे, किसान का इसमें कोई कसूर नहीं, उसको पूरा पैसा दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय आपदाएं होती थी, लोग मरते थे, तो 1.5 लाख रुपया उसको दिया जाता था। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि उसको 4 लाख दिया जाएगा। और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि जब भूकंप आया और कई गांवों में जब मैं खुद राहत का चेक लेकर गया और 4 लाख जब उस परिवार को मिलता था
तो गांव के लोग इकट्ठा होते थे और कहते थे कि नरेंद्र भाई मोदी सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं है, तो देश के गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए भाग्य विधाता है। ये गांव के हजारों लोग जमा होकर इस तरह की बात करते हैं। जो लोग गरीब की बात करते तो नहीं है, नारा लगाते हैं, निष्ठा से नहीं करते, उनको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, गांव में गरीब जो किसान परिवार है महोदय, नवादा के अंदर एक गरीब का दुर्घटना में मौत हुआ और उसने प्रधानमंत्री जन धन खाता खोला था, चालू था उसका खाता, और बैंक के अधिकारी जब उसको 1 लाख रुपया देने गए तो पूरे गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि भाई ये कौन सी योजना है, कैसा प्रधानमंत्री है जो पहली बार इसकी चिंता कर रहे हैं कि एक गरीब आदमी यदि मरता है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से जो विसंगतियां थी वर्षों से, उसको दूर करने का प्रयास और किसान को अधिक से अधिक सहायता मिले, ये काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूं कि हमारे कुछ मित्र भूमिहीन किसान की बात करते थे। भूमिहीन किसान का ग्रुप बनाकर उनको कर्जा देना खेती के लिए, ये ठीक है कि 6-7 से शुरू हुआ और 6-7 से 13-14 तक, 6-7 साल तो हो ही गए। अभी 6-7 साल के अंदर किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार, उसके नेता 100 लाख ग्रुप बनाए थे 6 साल में। हमारी सरकार को 18 महीने हो गए और पहली बार जब हमारी सरकार आई तो नाबार्ड ये सीधे करता था। हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में इसका प्रावधान किया और उसका परिणाम है कि 18 महीने के अंदर हमने 7 लाख समूह बनाया है और 7,000 करोड़ रुपया ऐसे लैंडलेस जो किसान है, ग्रुप है, उनको लोन देने का काम किया है। जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा संकट है और पूरा देश चिंतित है और जलवायु परिवर्तन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना परिचालित की है, जिसमें अखिल राष्ट्रीय मिशनों के सृजन की परिकल्पना की गई है तथा कृषि के लिए, कृषि में जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन की भी शुरुआत की गई है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जो जलवायु प्रशमन में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करेगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका अवसरों में वृद्धि करने, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए उपयुक्त अनुकूलन और प्रशमन कार्य नीतियाँ तैयार करके यह मिशन जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों के संबंध में सतत कृषि से जुड़े मसले का समाधान करेगा। जो परिवर्तन कार्य योजना हमारी बनी है, भारतीय कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए अंतिम उद्देश्य से विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 100 जिलों को हमारे ICAR ने चयनित किया है, जहां जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विकसित टेक्नोलॉजी की प्रारंभिक जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल की शुरुआत की है और पूरा देश चिंतित है और ये सरकार तो इसे प्राथमिकता में लेकर इस दृष्टि से काम कर रही है। महोदय, ये जो आर्सेनिक, यद्यपि इसका संबंध है कई मंत्रालयों से है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आर्सेनिक प्रभावित संदूषण की समस्या का समाधान करने के प्रयोजनार्थ कई कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में अध्ययन कार्य शुरू किए गए हैं, जिनके निष्कर्षों को पश्चिम बंगाल में प्रयोग में लाया गया है। इस अनुक्रम में आर्सेनिक हटाए जाने संबंधी तकनीकों का इस्तेमाल करके संशोधित भूजल को साफ करके, भोला बाबू ने इस सवाल को उठाया था, वैकल्पिक 0 आवर में उठाया था, वैकल्पिक स्वच्छ जल संसाधनों की व्यवस्था करके आर्सेनिक संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाली संपूर्ण आबादी को आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये हमारा जो मंत्रालय है, जो ट्यूबवेल देखता है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसकी ओर से इस अभियान को तेज किया जा रहा है। महोदय, फसल बीमा योजना की चर्चा अधिकतर सदस्यों ने की। ये फसल बीमा योजना
मुझे याद है अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो 2000 में प्रारंभ की गई थी, नाइस। फिर वो सरकार चली गई। उसके बाद जो दूसरी सरकार थी जिसने 10 वर्षों तक राज किया, उसने एक नया संशोधित कृषि बीमा योजना लाया। और वो बीमा योजना ये 18 महीने में मैं नहीं समझ पाया कि किसानों के लिए बनाया गया था या कंपनियों के लिए बनाया गया था। नहीं, मौसम संशोधित कृषि बीमा योजना, मॉडिफाइड। आज तक समझ में बात नहीं आई कि कंपनियों के लिए बनाया गया कि किसानों के लिए बनाया गया। जब मोदी सरकार आई तो पहला फोन आया शिवराज सिंह चौहान जी का, और उन्होंने बहुत तर्क दिए, लेकिन मुझको लगा कि भाई वो पुरानी सरकार बनाया है तो हो सकता है हमारे बीजेपी के हैं। लेकिन दूसरा पत्र मिला असम का, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और तब तक कई राज्यों में चालू हो चुका था। लेकिन इतनी विसंगति चालू है अभी, इतनी विसंगति, किसान को इतना प्रीमियम देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में तो वही चल रहा है, मॉडिफाइड नाइस ही चल रहा है। और ध्यान में रहे कि कृषि बीमा योजना में कौन कंपनी करेगी काम, इसका टेंडर तय करना, यूनिट इकाई क्या होगा यह तय करना, किन किन फसलों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये राज्य सरकार करती है। हम तो जो भरपाई है उसमें आधी राशि देते हैं, लेकिन शर्त में था कि ये मॉडिफाइड नाइस किसके लिए बना। हमने तुरंत आदेश किया कि ठीक है, जो राज्य सरकार ये नहीं चाहती है जो पुराना वाला स्कीम है उसको चलाए, और अगले वित्तीय वर्ष में हम एक नई कृषि बीमा योजना लेकर आएंगे। ये अगला वित्तीय वर्ष जो वर्ष ये है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में जो खामियां हैं कि प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है किसानों को, और भुगतान का समय भी, भुगतान में भी काफ़ी विलंब होता है। तो हम आपको विश्वास, आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसानों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वर्तमान में लागू फसल बीमा योजना की खामियां को दूर करके और किसानोन्मुख बनाने के लिए सरकार बीमा योजनाओं की समीक्षा कर रही है। यदि ऐसा बोलेंगे, मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे 18 महीना से ही बोल रहे हैं, लेकिन हमने कर ली है, पूरी की पूरी समीक्षा कर ली। और आज हम इस स्थान पर खड़े हैं कि हम शीघ्र ही प्रीमियम का जो दर है उसको कम करेंगे, उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जल्द से जल्द बीमा दावों का भुगतान के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता हेतु बीमा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ये राज्य सरकार के माध्यम से ही करना है, और जल्दी से जल्दी हम इस नई कृषि बीमा योजना को देश में लाने जा रहे हैं। महोदय, बीमा से संबंधित भी बहुत सारे सवाल थे, हमारे गणेश जी का भी था, और फसल बीमा योजना के संबंध में एक सवाल था, ये संजय शामराव धोत्रे जी का, कि फसल बीमा योजना सभी फसलों की लागू क्यों नहीं है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या संशोधित कृषि बीमा योजना में सभी खाद्य फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों का कवरेज किया जाता है। मैंने अब शुरू में ही बताया कि राज्य को तय करना है कि उसमें किस किस फसल को रखते हैं, ये राज्य सरकारें तय करती हैं। अभी करीब 70 फसलों के लिए फसल बीमा योजना उपलब्ध है। महोदय, एक सवाल समर्थन मूल्य का भी। अब ये जो समर्थन मूल्य है, 2004 में किसान आयोग बना जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और आयोग ने जो सिफारिश की उसके बाद यूपीए की सरकार आ गई, तो उस सिफारिश के आधार पर यूपीए की सरकार ने किसान नीति बनाई, और वही किसान नीति आज कृषि मंत्रालय के अंदर चल रहा है।
आयोग बना अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, हुकुमदेव बाबू को ध्यान में होगा, सिफारिशें आई, लेकिन 2007 में जो दो सिफारिश 200 से ज़्यादा था, उसी में से निकाल कर यूपीए की सरकार ने 207 में किसान नीति बनाई और उस किसान नीति में 13 सिफारिशों को नहीं माना। हमारे कांग्रेस के नेता जिक्र कर रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया है, ये संभव नहीं है। अरे जो किसान नीति आपने बनाई वही किसान नीति है और उसी को हमारा मंत्रालय अभी तक लागू कर रहा है, और उसमें जो उन्होंने सिफारिश की थी कि किसान का जो उपज हो उससे 50% ज़्यादा उसको लाभ हो। सवाल ये नहीं कि समर्थन मूल्य कितना बढ़ता है, सवाल यह है कि लागत भी कितना कम होता है। लेकिन उनकी ये सिफारिश थी कि जो लगता है उससे 50% ज़्यादा उसको मिलना चाहिए। तो उस समय क्यों इनकार किया? क्या लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर विभिन्न संबंध घटकों पर विचार करते हुए सीएससीपी द्वारा सिफारिश किया जाता है। इस प्रकार लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार की स्थिति को विकृत कर सकता है। एमएसपी और उत्पादन लागत के बीच एक यांत्रिक जुड़ाव इसी प्रकार के मामले में प्रतिरक्षात्मक हो सकता है। मतलब उस समय आपने इसको नहीं लाया किसान नीति में, हम तो उसको चालू कर रहे हैं। एक जरूर हमने बीच में रमेश चंद्रा जी के नेतृत्व में कमेटी और उसका रिपोर्ट इस संबंध में आया है जिसमें कई किसान थे, उन सुझावों को हमने अन्य मंत्रालयों में परिचालित किया है। इस पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि 8 वर्ष हो गए किसान नीति बने हुए। मैंने कल भी चर्चा के दौरान कहा था कि उसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और इसके लिए मैं शीघ्र एक कमेटी बनाऊंगा और जो भी विसंगतियां होगी उसको दूर करने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। आत्महत्या के जो आंकड़े हैं, मैं आयोग नहीं बनाऊंगा, आयोग बनाने में काफ़ी रिपोर्ट लेट आता है। कमेटी बनाएंगे, अभी मैं ये बोल रहा हूँ यादव जी, अभी कमेटी बनाऊंगा ये बोल रहा हूँ, और कमेटी बनाने के बाद जब पूछेंगे तब बताया जाएगा। आत्महत्याओं का काफ़ी उल्लेख हुआ है, हम इससे सहमत हैं, या कोई भी सहमत होगा कि कोई एक भी व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में ये बड़ा ही शर्म और दुख का विषय है। लेकिन आखिर क्यों? महाराष्ट्र के कई सांसद बोल रहे थे और ये बता रहे थे कि इतने 1000 करोड़ रुपया सिंचाई के लिए गया, और एक सम्मानीय सदस्य तो बता रहे थे कि रुपया गया और पूरा का पूरा घोटाला हो गया। और मैं तो 1-2 जिले में गांव तक गया हूं और देखा हूं कि यदि इतने रुपये खर्च हुए हो गए रहते वास्तव में जमीन पर, तो आज महाराष्ट्र सबसे आगे रहता है। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र सौभाग्यशाली है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो जिसने संकल्प लिया है, जिसने एक लोकल भाषा में उस योजना का नाम मुझे याद नहीं है, जल शिवार योजना, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली कैबिनेट बैठा उसी समय से उसने योजना का प्रारंभ किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की सरकार जब तक हर खेत पर पानी नहीं पहुँचाएगी तब तक चैन से नहीं रहने वाली। हम सहायता कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ला रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। महोदय, कई मित्रों के सवाल हैं, सबका उत्तर संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अधिकतर मित्रों का मैं उत्तर दूं। सबसे पहले तो हमारे वो नहीं हैं हैदराबाद के हमारे माननीय सांसद, उन्होंने अंत्योदय कार्ड पर रोक लगा दी है, ऐसा उन्होंने सवाल उठाया था। वो सीधा कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना को समाप्त नहीं किया जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 में नई अंत्योदय परिवारों की पहचान पर जो रोक लगाई गई थी, अब उसे हटा दिया गया है और इस संबंध में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधित आदेश 215 दिनांक 29/10
2015 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, इस पर रोक नहीं है। हमारे जो कांग्रेस के सम्मानीय नेता जो अभी नहीं हैं, सिंधिया जी, उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने जो सवाल उठाए थे और कहा था कि देश का किसान चक्रव्यूह का सामना कर रहा है। मेरी थोड़ी मत भिन्नता है। मैं मानता हूं कि पिछले वर्षों के अंदर हम सब लोगों ने जो कर्तव्य दिखाया है, उसके कारण देश का जो किसान है वो सिर्फ चक्रव्यूह का सामना कर नहीं रहा है, चक्रव्यूह में फंस चुका है। जो चक्रव्यूह पिछले 60-62 वर्षों में हमने तैयार की है, उसी चक्रव्यूह में आज देश का किसान फंसा हुआ है। महोदय, आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी हम देश के अंदर जो खेती योग्य जमीन है वहां पानी नहीं पहुंचा पाए। हम कहते हैं कि 60% आज भी जमीन असिंचित है खेती योग्य, लेकिन इस 60% में यदि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्य को हटा दें तो शेष राज्यों में तो मुझको लगता है कि 80%, 90% जमीन सिंचित नहीं। और यदि 90% असिंचित है और 10% शेष राज्यों में सिंचित हैं, तो बड़े बड़े फार्म हाउस का है या बड़े बड़े किसान का है। 90% जो कुल स्मॉल फार्मर्स हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उनके खेत पर पानी नहीं। और मैं हर बार बताता हूं, मैं अपने गांव का अपनी बात बताता हूं कि मेरे गांव में एक जो संपन्न किसान है उसके पास बोरिंग है और 200 रुपये प्रति घंटा देकर हम अपने खेत में पानी पटवाते हैं। यदि 1 एकड़ में पानी पटवाना है, घंटों लगता है, और 200 रुपये प्रति घंटा वो बोरिंग का मालिक घड़ी देखता रहता है। एक आदमी उसका ड्यूटी पर रहता है कि कितना घंटा पानी चला, तो हम खेत पर पानी नहीं पहुंचा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलाई है, और सिंचाई योजना चलाई है। और आज जब ये बात करना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, कहते हैं कि पैसा कम किया गया है, 50,000 करोड़ रुपया का आवंटन है 5 वर्षों के लिए। पैसे की कमी नहीं है, पैसा खर्चा करिए और दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, एक राज्य का उदाहरण देना चाहता हूं कि ये झारखंड में गया था, अधिकारियों के साथ बैठा था। कृषि विकास योजना के लिए 12-13, 13-14, 14-15 में रुपये गए, 66 करोड़ रुपये। एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, वो खर्चा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब ये 15-16 में हमको पैसा देना है। हमने अधिकारियों के साथ बैठक, वहाँ के नई सरकार आई और ये 3 साल का पुराना पड़ा हुआ पैसा अब खर्चा हो रहा है। इसी प्रकार से सूक्ष्म सिंचाई योजना 14-15 में, ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत ही है, 15 करोड़ रुपया 14-15 में दिया गया। 14-15 में खर्चा नहीं हुआ, उसको हमने पुनर्जीवन दिया है अभी कि अभी इस वर्ष में खर्चा करो। ये एक राज्य की कहानी नहीं है और इसमें राज्यों का कसूर नहीं है, क्योंकि हम तो नारे लगाते रहे, निष्ठा के साथ काम नहीं किया। राज्य सरकार अधिक खर्चा नहीं किया तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं थी कि राज्य के अंदर जाए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2 राज्य छोड़ दें तो अधिकतर राज्यों के साथ 2-2 बार 3-3 बार जाकर मैं मंत्री, स्वयं मेरे राज्य मंत्री और मेरे अधिकारी राज्यों में जाकर हम बैठक करते हैं। खर्चा हुआ ये संकट है, पैसे की कमी नहीं। सूक्ष्म सिंचाई की बात किसी माननीय सदस्य ने की, मैंने इस बार तय किया है, ये पुरानी प्रॉपर्टी है, किसी राज्य को पैसा दिया, खर्चा नहीं किया। पहला एलोकेशन गया, वो खर्चा नहीं किया, दूसरा एलोकेशन पड़ा हुआ है। मैंने तय किया है कि 31 दिसंबर तक जो पहले गया हुआ पैसा खर्चा नहीं करेगा, दूसरा एलोकेशन जो राज्य तेजी से खर्चा कर रहा है उसको हम पैसा पड़ा रहता है। पैसा इस साल का उस साल में, उस साल का उस साल में, लगता है कि 10 साल सरकार हेरा फेरी करते रह गई, इधर का उधर, इधर का उधर। इसको गतिशीलता प्रदान नहीं। महोदय,
अभी चर्चा सॉइल हेल्थ कार्ड की कर रहे थे और आज मद्रास के हमारे एक माननीय सदस्य ने हमें पत्र भी दिया है। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, आखिर देश का जो किसान है उसको आज तक पता नहीं है कि उसके पास जो जोत है, जमीन है, उसमें कौन सी बीमारी है और कौन दवा देना है, कितना उसको खुराक देना है भोजन का, यूरिया कितना देना है, पोटास कितना देना है, आज तक पता नहीं। इसमें किसका कसूर है? 2007-8 में पूरे दुनिया में ये बात सामने आई कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए। अब 2007-8 से 2013-14 तक किसकी सरकार थी? हम तो 14-15 में आए और जिस दिन सरकार में आए पहले कैबिनेट मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया मीटिंग के बाद और कहा कि ध्यान रहे कि हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माता है। हम अपने माँ के कोख से जरूर पैदा लेते हैं, लेकिन इसी के गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। और जब तक हमारी ये माता बीमार है, उसका जो पुत्र है, किसान है, गांव में रहता है, वो संपन्न नहीं हो सकता। सॉइल हेल्थ कार्ड हालत क्या थी? मैंने आंकड़े देखे कि 2006-07 से 13-14 तक सरकार, मोदी सरकार आने तक 100 करोड़ रुपए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए राज्यों को दिया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए एक पैसा अलग से नहीं दिया गया। महोदय, पहले वर्ष में 88 करोड़ रुपया सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए दिया। 100 मोबाइल लेबोरेटरी के लिए रुपयों का आवंटन किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर सब किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। कितना राशि खर्चा होगा उसका पूरा लगभग 10-15 दिनों तक बैठक चली और देश के अंदर जो 13.5 करोड़ किसान हैं उनको सबको सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाए, इस पर खर्चा 568 करोड़। कितना बड़ा घोटाला देश में हो चुका है। 568 करोड़ कोई बड़ी राशि नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत इसका आवंटन किया। हमने उसी वर्ष 27 करोड़ रुपया राज्यों को दिया कि आप जागरूकता पैदा करो, आप लोगों को ट्रेनिंग करो। और इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपया दिया है। 100 करोड़ रुपया राज्यों को दिया है सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के। 2.5 करोड़ नमूने लेने और एक नमूना से 5-6 किसानों का कार्ड बनेगा, क्योंकि एरिया है 2.5 एकड़ सिंचित, 10 हेक्टेयर असिंचित। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति कितनी है, उसका मैं एक उदाहरण दूंगा कि उनके लगातार मॉनिटरिंग के कारण आज हम कहां पहुंचे हैं। कहा कि विश्व सॉइल हेल्थ डे है, देश में पते नहीं था, कभी मनाया नहीं जाता था, और एक लक्ष्य तय हुआ। हमने सभी सांसदों को, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र दिया और इस अभियान को इस साल शुरू जब किया तो अभी तक 60,000 नमूने इकट्ठे कर लिए गए। 60 लाख इकट्ठे कर लिए गए। और 5 तारीख को जो सॉइल हेल्थ डे था, मैं 100 सांसदों को बधाई दूंगा। मेरे पास जो रिपोर्ट आए हैं कि 100 सांसद कृषि विज्ञान केंद्रों पर राज्य सरकारों के कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे 8 मंत्री, इसमें से बहुत सारे जो नहीं गए थे वो आगे ध्यान रखेंगे, और 8 भारत सरकार के मंत्री और राज्यों के भी लगभग 200-250 एमएलए, 40-50 मंत्री, केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ राज्य के गवर्नर, देश के कोने कोने में कार्यक्रम आयोजित किए गए। और उस दिन 40 लाख उस दिन कार्ड बांटे गए एक दिन, और उसके पहले 20 लाख बंट चुके थे। 1 करोड़ नमूना मार्च तक इकट्ठा होगा। लेबोरेटरी में कार्ड बन रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, मार्च-अप्रैल आते आते देश के अंदर लगभग 5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा। 1 करोड़ नमूने इकट्ठे करेंगे राज्यों के सहयोग से। सारे राज्य इसमें लगे हैं। कुछ ऐसे राज्य जरूर हैं जिनकी बहुत रुचि नहीं है, लेकिन अधिकतर राज्य इसमें लगा हुआ है। और ये पहला वर्ष है। जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा उसमें हम 1.5 करोड़ नमूना इकट्ठा करके
और 17 के अंत तक हम निश्चित रूप से देश के हर किसान के पॉकेट में उसके पास जो जोत है, जमीन है, उसका सॉइल हेल्थ कार्ड रखने वाले। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, ये जैविक खेती, ये तो सॉइल हेल्थ कार्ड हुआ कि किसान की जो खेत है, जमीन है, वो बीमार न पड़े, स्वस्थ रहे, ये लंबा जीवन उसको मिले। इसकी चिंता भारत की सरकार ने नहीं की। लंबे चौड़े भाषण जरूर हुए, नारे जरूर लगाए गए, थोड़ी भी निष्ठा होती तो इसकी चिंता होती। अपनी चिंता तो हो रही है, नौकर को भेजते हैं कि जरा ले आओ, क्या जैविक फूड ले आओ, अपनी चिंता हो रही है, लेकिन 10 वर्ष तक इसकी चिंता नहीं। पहली बार प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में जैविक खेती के लिए एक नई योजना चलाई, पारंपरिक कृषि विकास योजना, और 300 करोड़ रुपये दिया। राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है। पहले राज्य सरकार करती थी जैविक खेती, लेकिन अपने संसाधनों से करती थी। भारत सरकार के यहाँ से कोई पैसा उसको नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं तो 125 करोड़ रुपया इस वर्ष पूर्वी राज्यों के लिए दिया। जैविक खेती, मिट्टी, हमारी माँ स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, इसकी चिंता पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। ये सरकार की है। किसान को लाभकारी मूल्य मिले, ये जो मार्केटिंग है राज्यों का विषय है, लेकिन पहली बार इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, राज्य का विषय है तो क्या, पूरे देश के लिए एक मंडी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का किसान यदि अपने मंडी में जाए तो उसको पता चल जाए कि देश के दूसरे कोने के मंडी में हमारे फसल का क्या कीमत। 4-4, 5-5 बार राज्यों के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ हम लोग बैठने के बाद देश के जितने कृषि मंत्री थे, राज्यों के जितने मार्केटिंग के अफसर थे, उनको हमने घुमाना शुरू किया अपने साथ। मार्केट में ले गए, कर्नाटक के मार्केट में ले गए, और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कर्नाटक के अंदर हर राज्य में एक मंडी का अलग कानून, दूसरे मंडी का अलग नियम, एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच में दीवार। किसान एक मार्केट में जाता है, दूसरे मार्केट का पता नहीं चलता है जी उसमें क्या। कर्नाटक को हम बधाई देंगे। और इसके बाद 4 राज्यों ने, गुजरात, महाराष्ट्र, और राज्यों की सूची मेरे पास कहीं होगी, 4 राज्यों ने अपने राज्य के अंदर मार्केट, एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच के दीवार को खत्म किया है। बिहार और केरल में तो ये सिस्टम नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से तय नहीं किया है, लेकिन बाकी जितने राज्य हैं सब तैयार हो गए हैं। और लगभग अभी तक 200 से ज़्यादा मंडियों के प्रस्ताव राज्यों से आ गए हैं, जिनको हम 30 लाख रुपये और आईटी के अधिकारी भी दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल आते आते हम देश के अंदर 300 मार्केट को जोड़ लेंगे। और मेरा लक्ष्य है देश के 585 मंडियों को एक साथ जोड़ना, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, जो हम अप्रैल मई के महीने में निश्चित रूप से करेंगे। महोदय, ये मनरेगा की बात जो हमारे कुछ मित्र कर रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूं कि मनरेगा में राशि बढ़ाई गई, वो हमारे मंत्रालय का विषय नहीं है, लेकिन राशि बढ़ाई गई है। जो 12-13 में राशि थी, 13-14 में राशि थी, उससे ज्यादा राशि 14-15 में, उससे ज्यादा राशि 15-16 में। और पहली बार जब से मनरेगा आया है, पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है अलग से भी 5,000 करोड़ का, कि आप खर्चा करो, जितना खर्चा करते हो हम देने के लिए तैयार हैं। पहली बार व्यवस्था की गई मनरेगा के अंदर। महोदय, अंत में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जो वक्ता इसका शुरुआत किए थे, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी का और राजीव जी का बड़ा योगदान है। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन वो भूल गए देश के प्रथम कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और कृषि मंत्रालय को जिस दिशा में ले जाना चाहते थे वो
सरदार पटेल देश के किसान की जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, हमने उसका शीर्षासन करा दिया और उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। श्रीमती इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में निश्चित रूप से हम आगे बढ़े हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जवाहरलाल जी का भी बड़ा योगदान है, लेकिन हम भूल गए लाल बहादुर शास्त्री को, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हम भूल गए अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की बात की। मुझसे आश्चर्य हो रहा था, इन नेताओं ने प्रेरणादायी भूमिका निभाई है और उसका परिणाम है अटल जी और लाल बहादुर शास्त्री को ये देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जय जवान जय किसान हम भीख का कटोरा लेकर दुनिया के देशों में जाते थे। लेकिन शास्त्री जी ने जब हमारा आह्वान किया, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े और अटल जी ने जो जय विज्ञान की बात की, और जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, महोदय मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत अधिक चिंता थी आज़ादी के बाद सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान ही देश के अंदर पूसा में क्यों रहा, उसकी संख्या क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि साइंस के बिना, नई टेक्नोलॉजी के बिना कृषि का विस्तार नहीं हो सकता है, किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। इतनी अधिक चिंता थी तो सिर्फ एक क्यों रहा। नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की कि नहीं, इस प्रकार के 2 और संस्थान बनेंगे, और वे खुद रांची गए थे और झारखंड के अंदर एक शिलान्यास हुआ है और दूसरा फिर असम के अंदर होने वाला है। महोदय मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्र के लिए एक समर्पित जीवन देश का प्रधानमंत्री बना है। रियल एस्टेट के लिए समर्पित जीवन आज देश का प्रधानमंत्री नहीं है, परिवार के लिए समर्पित जीवन का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री नहीं है। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन है। और हमारे पास संसाधन की कमी थी, लेकिन जितने घोटाले हुए थे, चाहे कोयला का हो या 2G का हो, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक जनता का पैसा जो लूटा गया वो खजाने में आए, और उन पैसों के माध्यम से हम निश्चित रूप से देश के किसानों का भविष्य बदलेंगे। और संकट की घड़ी में हम किसानों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। श्रीमती कृष्णराज, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तृत तौर तरीके से हम लोगों के सामने अपनी बात रखी और देश क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, हम सबको बताया। लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जो मुआवजे का पैसा है जो राज्यों में देते हैं हम, NDRF का या स्टेट का पैसा, STRF का, इन पैसे का जो वितरण होता है निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर, प्लीज उसमें कोई जांच करा करके सही व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, ये विषय आ रहा था कि पार्टीबद्ध तरीके से वितरण हो रहा है राज्यों में। हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पे घर है, प्लीज जहां पे घर है वहां मुआवजा दे दिया गया, और जहां पे गन्ना है वहां गेहूं का दे दिया गया। ऐसी स्थिति में मेरा मंत्री महोदय से सीधा सा एक सवाल है। आंकड़ों के बातें हैं, आंकड़ों की बातों में मंत्री जी ने कहा कि सूखे की इतनी मार नहीं आई है, लेकिन जहां देश में हम सूखा फेस कर रहे हैं, सूखे की मार नहीं है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये एक सोचने का विषय है। ये अधिकारी जो आंकड़े देते हैं, इन आंकड़ों पे नहीं। आज बीमे की बात अगर हम करें उपाध्यक्ष महोदय, बीमे का सर्वे हो रहा है दिसंबर में, जबकि फसल की कटाई हो गई है सितंबर में, नई फसल डाल दी है, कहां से आएगा? ये सारे प्रश्न जो है ये एक अधिकारियों का मायाजाल है। इस मायाजाल से निकलने के लिए मंत्री जी क्या करेंगे, ये भी मैं जानना चाहूंगा। The minister made a very forceful very briefly disposition. I would say that he forgot about one luminary from Bihar who led this ministry and led this country to green revolution was Babu Jagjivan Ram. It was during his tenure, his effort, that during Lal Bahadur Shastri's tenureship, Prime Ministership, Babu Jagjivan Ram, and during Mrs. Gandhi's time. Right. But my question here is relating to expansion of ICAR activity. दलहन और तिलहन के बारे में आपने कहा, एक जामनगर में है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ग्राउंडनट के, और इन पल्सेस देयर इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट इन कानपुर.
are you going to expand, especially in areas where more areas are getting drought affected like Odisha? इसका अलग अलग इंस्टीट्यूट एक्सपैंड करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं? और एक चीज़ है जो शायद आप कलेक्ट कर सकते हैं, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ अदर मिनिस्टर्स वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डेलिब्रेशन। केसीसी का एक दिक्कत आ रही है हमारे देश में। केसीसी का दिक्कत है कि अगर कोई फार्मर 30,000 या 40,000 या कुछ लोन ले लेते हैं, जब तक वो वापस नहीं करते, ही इज नॉट एबल टू गेट एनी अदर बेनिफिट विच वन एक्रूज टू गेट इन केसीसी। इसका आप संग्रह कर लीजिए, केसीसी के इतने कितने डिफेक्ट केसीसी कार्ड है हमारे देश में जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं मिल रहा सुविधा। Honorable Minister has said about the introduction of the soil health card. It is good that I myself have participated in my district. At the same time, it is only in the primary work. How the government is implementing it in the grassroots level, whether it is Krishi Bhavan. My suggestion is that it should also be included. Thank you, sir. Sir, the minister gave a detailed reply, but sir has forgotten to clarify on two important issues. That is with regard to the drought relief sought by the states. Sir, my state of Telangana, we have requested for a relief of 2,000 crores in order to take care of the input subsidy for the farmers and for the cattle fodder and also for the drinking water. Sir, one more thing, sir. No, with regard to the please, MSPs of cotton, sir. Sir, MSP of cotton, sir, the government has increased only 50, sir. No, I cannot, because already I fight the... No, please, sorry, please. You can sing, please. माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखी और माननीय मार्केटिंग जगदम्बा पाल जी प्लीज। Last year it was 4,150, sir. Sir, sorry, 4,050, sir. Sir, they have increased only 50 rupees this year, sir. Sir, we requested to increase it to up to 5,000, sir. Right. Whether the government is taking to increase steps, sir. Okay. सर मैं एक सवाल, मेरी एक जिज्ञासा आगे है। आपने मार्केटिंग को डेवलप करने की बात कही है। मैं उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं, जितने मार्केटिंग मंडी डेवलप की गई थी 90% उनमें खाली डेजर्टेड पड़ी हुई है, काम उनमें होता नहीं है। आप कैसे मार्केटिंग को डेवलप करेंगे और उसमें एक्टिविटी को डेवलप करेंगे, ये बात आनी चाहिए। खाली स्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलेगा, वाइब्रेशन होना चाहिए, मार्केटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके ऊपर आप बताएं। महोदय, दो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, एक मार्केटिंग का और एक बीमा का। मैं आगे इधर महोदय, मैंने बताया कि बीमा के अंदर जो विसंगति है कि किसान को प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, समय पर भुगतान नहीं होता है, और एक दूसरी जो गड़बड़ी है जो उस समय मैंने चर्चा नहीं की, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, कई ऐसे इलाके हैं कि किसी पंचायत का एरिया यदि 400 एकड़ है और बीमा हुआ है 500 एकड़ का। बहुत सारी विसंगति, हम उतना विसंगतियों में नहीं गए हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर किसान को प्रीमियम कम और समय पर भुगतान नहीं, इससे राहत उसको कैसे मिले, हम नई बीमा योजना में इसकी व्यवस्था जरूर कर रहे हैं। और वितरण प्रणाली जो हो वो पारदर्शी हो, मोबाइल ऐप का प्रयोग करें। Right. Minister, please. No, please, Minister, you please. No, please. Minister. बीमा में बीमा में वितरण जो होता है राज्य सरकार की मशीनरी है, वो करता नहीं। हमने राज्यों से जानकारी ली और सबसे अंतिम सम्मेलन हमने भोपाल में किया 3 महीना पहले। देश भर के ऐसे हितधारकों को बुलाया, जानकार को बुलाया, और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, उसके पहले अन्य राज्य के मंत्री को बुलाया था, सचिवों को बुलाया था, वेबसाइट पर से लोगों से जानकारी ली थी, और हम पूरी समीक्षा कर चुके हैं, और अब हम अंतिम रूप से हम उसको लाने वाले हैं, निकट भविष्य में ही हम लाने वाले हैं। मार्केटिंग के विषय में बिहार और केरल में तो है नहीं व्यवस्था, यूपी, हरियाणा और पंजाब इससे सहमत नहीं है। माननीय सदस्य जी ने जो सवाल उठाया है, हम सारे देश के कृषि मंत्री और मार्केटिंग के अफसर हम गए थे
बंगलोर, और वहाँ लगभग उस समय 50 मार्केट को जोड़ा था। हमने पैसा नहीं दी थी उस सरकार को, अब हम दे रहे हैं अन्य राज्यों को कि एक मार्केट के अंदर ई मार्केटिंग की व्यवस्था, आईटी की व्यवस्था, कंप्यूटराइज मार्केटिंग, और उसमें उस राज्य के अंदर के अन्य मार्केट में जो कीमत है वो भी आए, और एक ही प्रकार के नियम उस राज्य के सभी मार्केट में लागू हो। एक मार्केट में अलग नियम है, दूसरे में अलग नियम है। ये राज्य सरकारों से बात करते करते 1 साल के अंदर तैयार हो गया, और एक राज्य ने उसको लागू कर दिया और बाकी राज्य भी उसको कर रहा है। और जिस दिन 8-10 राज्य में 200-250 मार्केट इस स्टेज में आ जाएगा, जो राज्य के अंदर एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बॉर्डर को हटाएगा, तो हम भी उन राज्यों के बॉर्डर को समाप्त करके एक सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे और पूरे देश के मार्केट को जोड़ेंगे। दूसरा विषय मेरा एक छूटा था, ये जो सहायता की बात है ना, देखिए सहायता का हमने नॉर्म्स बढ़ाया और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने उस दिन बताया कर्नाटक को जो हमने राशि दी है 40, कहा गया कि मंत्री जी सीना तान कर बोल रहे हैं कि 40% सहायता, जितना डिमांड किया उसका 40% दिया। सभी राज्यों ने डिमांड किया है, तो हमने 40% दिया। तो मुझको ये कहा गया कि मंत्री जी सीना तान कर कह रहे हैं कि 40% दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके पहले उसी कर्नाटक को 5 बार जो सूखा आया, जो डिमांड किया 1 लाख करोड़, उसको दिया 7,000 करोड़, माने 7% दिया। हमने 40% दिया। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी राज्यों से जो डिमांड आए हैं, यदि पहले की सरकार यदि 7% देती थी, 8% देती थी डिमांड का, तो हम उससे 2 3 गुना 4 गुना सहायता देने की स्थिति में। Please, Minister, order, Minister, sir. ये विषय महत्वपूर्ण है इनका। वितरण प्रणाली जो है, वितरण प्रणाली जो राज्य के अंदर है, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप कहीं से शिकायत यदि देंगे तो मैं उसको दिखवाऊंगा। बस। अब मेहताब जी का बहुत अच्छा सुझाव था, और मैं समझता हूं कि उस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे। दलहन तिलहन के विषय में इस साल हमने तय किया है 300 कृषि विज्ञान केंद्रों में दलहन और 200 में तिलहन। और जो उन्होंने सुझाव रखा है, जनवरी में मैं आपके साथ चलूंगा, अधिकारी को भी ले चलूंगा, और इस पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विचार किया जाएगा। Now we are taking